नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सैनी। आज हम बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था एवं विकास की प्रक्रिया की 5वीं यूनिट के अंतर्गत उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के एक टॉपिक तर्क पर चर्चा करेंगे। तर्क उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों में तर्क एक महत्वपूर्ण कौशल है। जब व्यक्ति बाह्य वातावरण से सामंजस्य करना चाहता है तो तर्क अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तर्क मनुष्य की संज्ञानात्मक योग्यताओं को ही नियंत्रित नहीं करता है, अपितु उसके संपूर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है। व्यक्ति की तर्क शक्ति का उपयुक्त यानी पर्याप्त अनुपयुक्त विकास उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यह तर्क चिंतन का उच्चतम रूप है, जिसमें संगठित मस्तिष्क एवं सुनिश्चित प्रयास की आवश्यकता होती है। तर्कना भी चिंतन की भांति ही एक संज्ञानात्मक योग्यता है और चिंतन और तर्क में कई स्थानों पर हमें साम्यता भी देखने को मिलती है। जैसे तर्क भी उद्देश्य पर केंद्रित होता है, ये भी एक आंतरिक क्रिया है। इसमें समस्या समाधान के व्यवहार सम्मिलित हैं। ये व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों का प्रयोग करता है। तर्क में अन्वेषण की अपेक्षा मानसिक अन्वेषण क्रियाओं को अधिक सम्मिलित किया जाता है। ये एक उच्च स्तरीय प्रतीकात्मक कार्य है। अर्थ एवं परिभाषा। तर्क या तार्किक चिंतन चिंतन का उत्कृष्ट रूप है और जटिल मानसिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत औपचारिक नियमों का अनुसरण किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब स्पष्ट किसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए संगठित तथा व्यवस्थित रूप में चिंतन किया जाता है तथा कार्य कारण संबंध खोजे जाते हैं तो उसे तर्क कहते हैं। अर्थात तर्क कार्य कारण में संबंध स्थापित करके उसे हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या किसी समस्या का समाधान करने में सहायता देता है, तो उसे हम तर्क कहते हैं। तर्क के अर्थ को भलीभांति समझने के लिए हम कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं पर दृष्टि डालते हैं। मन के अनुसार तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप प्रदान करता है, जिसको केवल समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता। गेट्स के अनुसार उच्च स्तरीय उद्देश्यपूर्ण चयनित एवं नियंत्रित चिंतन को तर्क कहा जाता है। स्किनर के अनुसार विभिन्न तथ्यों, क्रियाओं अथवा अधिनियमों का प्रत्यास्मरण कर वर्तमान निरीक्षण अथवा दोनों का सम्मिलित प्रयोग कर यह देखा जाता है कि दोनों के सम्मिश्रण क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उक्त परिभाषाओं को देखने से ये तो स्पष्ट होता ही है कि तर्क द्वारा अर्जित प्रत्ययों का उपयोग समस्या के समाधान हेतु किया जाता है। अब हम देखते हैं तर्क के प्रकार। तर्कना को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। जब तर्कना में आगमन की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है
तो आगमनात्मक प्रक्रिया में किसी कथन अथवा सामान्यीकरण नियम को किसी एक विशिष्ट परिस्थिति में प्रमाणित किया जाता है। यदि यह एक विशेष परिस्थिति में प्रमाणित हो जाता है तो अन्य मिलती जुलती परिस्थितियों से भी व्यवहारित किया जाता है। आगमनात्मक तर्क 3 स्तरों से होकर गुजरता है: निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण। इन 3 स्तरों को समझने के लिए जैसे हम उदाहरण लेते हैं, कोई बालक कक्षा से बंक करता है, तो जब बंक करता है तो अध्यापक को ये पता चलता है, तो वह बंक करने के कारणों की खोज करता है। ये हुआ परीक्षण। फिर उन कारणों से वह निष्कर्ष निकालता है कि बालक कौन सी कक्षा से बंक कर रहा है। जैसे मान लीजिए गणित या विज्ञान या अंग्रेजी की क्लास में से किसी क्लास से वह बंक कर रहा है, तो उसने निष्कर्ष निकाला कि गणित, विज्ञान या अंग्रेजी जिस हिस्से वह बंक कर रहा है वह शिक्षण या वह विषय उसकी समझ में नहीं आता। दूसरा सामान्य एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे जब माँ घर लौटती है तो बच्चे को रोता हुआ देखती है, तब वह उसके रोने के कारणों की खोज करके निष्कर्ष पर पहुंचती है कि भूख के कारण रो रहा है। यहाँ पर निरीक्षण हुआ, माँ घर में लौटते समय बच्चे को रोते हुए देखती है, निरीक्षण हुआ। कारणों की खोज करना परीक्षण हुआ, और निष्कर्ष पर पहुंचना ये सामान्यीकरण हुआ। नेक्स्ट, निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। निगमनात्मक तर्क में व्यक्ति के साथ या व्यक्ति के समक्ष एक समस्या होती है। उसको हल करने के लिए व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नियम निर्माण करने का प्रयत्न करता है। जैसे नियम है, पदार्थ गर्म करने से फैलता है। अब हमारे सामने समस्या है लोहा, तो लोहा पदार्थ का एक स्वरूप है, अतः यह भी गर्म करने पर फैलेगा। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, मनुष्य नाशवान है, आप भी मनुष्य हो, अतः आप भी नाशवान हैं। निगमनात्मक तर्क के 3 प्रकार बताए हैं: अनुकूलित तर्कना, वर्गीकृत तर्कना और रेखित तर्कना। अनुकूलित तर्कना किसी भी घटना या दशा की विशिष्ट तर्कना से संबद्ध करके प्रत्यक्षीकरण करना अनुकूलित तर्कना कहलाती है। जैसे सभी व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, सभी व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, अतः कुछ व्यक्ति ईमानदार हैं या कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते। वर्गीकृत तर्क, इस प्रकार की तर्कना किसी विशिष्ट वर्गीकृत कथन पर आधारित होती है। रेखीय तर्क, रेखीय तर्कना में विभिन्न तत्वों के बीच इस प्रकार के सीधे और स्पष्ट संबंधों को देखा जा सकता है। जैसे गीता सीता से अधिक सुंदर है, मोहित गीता से भी सुंदर है, अतः मोहित सुंदरतम हुआ। अब हम देखते हैं तर्क के सोपान। समस्या की उपस्थिति, जब बच्चे के सम्मुख समस्या उत्पन्न होती है तो व्यक्ति उसके बारे में सोचने समझने के लिए बाध्य होता है। नेक्स्ट, समस्या की जानकारी, व्यक्ति को समस्या का पूर्ण रूप से अध्ययन करना होता है, इससे उसके बारे में उसे पूरी जानकारी हो जाती है और वह उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित करता है। नेक्स्ट, समस्या समाधान के उपाय, समस्या से संबंधित एकत्रित किए गए तथ्यों का विश्लेषण करके समस्या समाधान के लिए विभिन्न उपायों पर विचार करता है। नेक्स्ट, एक उपाय का चुनाव, व्यक्ति
समस्या समाधान के लिए विभिन्न उपायों की उपयुक्तता पर पूर्ण रूप से विचार करता है। तत्पश्चात उनमें से एक उचित उपाय का चयन करता है। नेक्स्ट, उपाय का प्रयोग। चयनित उपाय का समस्या समाधान के लिए उपयोग करता है। अब हम देखते हैं तर्क का प्रशिक्षण। बालकों में तर्क शक्ति का विकास करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में तार्किक चिंतन की आवश्यकता एवं उपयोगिता सिद्ध होती है। अतः शिक्षक का बालक की तार्किक शक्ति का विकास करने का उत्तरदायित्व होता है। बालकों की तर्क शक्ति का विकास करने के लिए शिक्षक के द्वारा निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। आगमन विधि का प्रयोग। शिक्षक शिक्षण कार्य कराते समय आगमन विधि का प्रयोग करें। इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर सूत्र तक पहुंचा जाता है, अर्थात निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नेक्स्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। शिक्षण कार्य के दौरान पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, जैसे वाद विवाद, विचार विमर्श, भाषण प्रतियोगिताएं आदि। इनके माध्यम से बालकों में तार्किक शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है शोध कार्य पर बल। शिक्षक को स्वयं को भी विविध प्रकार के शोध कार्य करते रहने चाहिए और बालकों को भी इस प्रकार के शोध कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए। निगमनात्मक विधि। निगमनात्मक विधि के माध्यम से अध्यापन कराते समय पहले नियम बालकों के सामने रखे जाते हैं और फिर उसका विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है एकाग्रता, संलग्नता और आत्मनिर्भरता जैसे विविध गुणों का विकास बालकों में करना चाहिए, क्योंकि ये तार्किक चिंतन शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है अवसर प्रदान करना। बालकों के सामने इस प्रकार की विविध समस्याएं रखी जानी चाहिए जिसमें बालक तर्क के आधार पर उसे स्पष्ट कर सके। नेक्स्ट है दुष्परिणामों से अवगत कराना। पूर्व के निर्णय, द्वेष, पूर्व की धारणाएं आदि तार्किक चिंतन में बाधा उपस्थित करते हैं, इसलिए बालकों को इस दुष्परिणामों से अवगत करा करके उन्हें इनसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेरित करना। बालकों को समय समय पर प्रेरित करते रहना चाहिए ताकि वो किसी भी समस्या पर अपने तर्क प्रस्तुत करके उसका समाधान कर सकें। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। शिक्षक को बालकों को तर्क करने की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके किसी समस्या का अध्ययन करके स्वयं ही किसी नियम, निष्कर्ष या सिद्धांत पर पहुंचने का प्रशिक्षण देना चाहिए।